सिनेमा हमारे जीवन की एक ऐसी प्रतिध्वनि है जो जीवन से सीख कर फिर उसे समझाने और समझने की प्रक्रिया उजागर करती है। हंसते खिलखिलाते रोते बूझते लड़ाइयों और प्यार के बीच कहानी और संवेदनाओं का ये पिटारा हमारे देश को 100 वर्षों से ज़्यादा बांधे हुए है। जो समाज में होता है और कभी कभी जो उसमें होना चाहिए, इन दोनों पर इस माध्यम की कड़ी नज़र हमेशा से ही रही है। मनुष्य के संघर्षों और सोचों को दर्शाने वाला ये माध्यम हर किसी का अपना निजी इतिहास बयां करता है। कहानी और उनसे निकलने वाली सोच हर घर में चाय की चुस्की और समोसे के स्वाद में भर जाती है और हम सब किसी न किसी बहाने उनके होने वाले असर पर चर्चा अवश्य करते हैं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ब्रेकफास्ट एट सिनेमा के शिबांगी और अभिनव आपके सामने कहानियों के अंदर की कहानियां लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। पर्दे के पार का जो फिल्मी प्यार है उसमें अपनी कुछ बातें जोड़कर आपके सामने पेश है पर्दा पार फिल्मी प्यार का ये पॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस कड़ी में। आज हम निर्देशक विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर ट्रेजेडी ट्रिलॉजी यानी शेक्सपियर कृत 3 नाटकीय त्रासदियों पर आधारित फिल्मों में से पहली के बारे में बात करने जा रहे हैं। सन 2003 की इरफान तबू अभिनीत ये फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में एक नया परचम लहराती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी फिल्मों से उम्मीद क्या होनी चाहिए। एक से बढ़कर एक कलाकारों के अभिनय कौशल से सजी हुई ये फिल्म अपराध बोध यानी कि गिल्ट की भावना की अनंत गहराइयों में गोते लगाती हुई और तैरती सफल दिखती है। आइए जानते हैं एडिटर आरिफ शेख के संकलन, सिनेमाटोग्राफर हेमंत चतुर्वेदी के छायांकन, गुलजार के गीतों से सजी, विशाल भारद्वाज के संगीत से बंधी, लेखक अब्बास टायरवाला और विशाल भारद्वाज के कलम से निर्मित शेक्सपियर के मैकबेथ पर आधारित मकबूल के बारे में। ये कहानी है मुंबई के अंडरवर्ल्ड वालों की। अब्बा जी नामक डॉन मुंबई के जाने माने गुंडे हैं और उनके इर्द गिर्द हैं उनके गिरोह के बाकी लोग, जिनको काम के सिलसिले में एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हुए दिखाया गया है। इनमें अब्बा जी का सबसे खास शागिर्द एवं नौकर है मियां मकबूल। फिर पता चलता है कि रोमांस में खास रुचि न रखने वाले मकबूल और अब्बा जी की रखेल निम्मी को एक दूसरे से प्यार है और कई दिनों से वो प्रेमी हैं। अब्बा जी की बेटी को मकबूल के समकक्षी काका के बेटे से प्यार होता देख मकबूल को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता। उधर हमें यह भी पता चलता है कि गैंग के राजनीतिक शक्ति के स्रोत भोसले की परिस्थिति भी डामाडोल हो रही है, क्योंकि अब पालेकर उसकी गवर्नमेंट गिरा के अपनी सरकार बनाना चाहता है। ऐसे में अब्बा जी की गद्दी, उनके धंधे और मुंबई पर राज करने की आकांक्षा से भरे हुए उनके अन्य चेलों पर भी ध्यान जाता है। जैसे जैसे परतें खुलती दिखती है वैसे वैसे ये गैंग खोखला और शक्तिहीन मालूम पड़ता है। जब निम्मी देखती है कि अब्बा जी का मन अब एक नई बॉलीवुड अभिनेत्री पर आने लगा है और उनकी जिंदगी में उसका दर्जा खतरे में है, वो अपने भय मकबूल से व्यक्त करती है कि वो अब किसी भी वक्त इस गिरोह के बाहर निकाल दी जा सकती है। इस स्थिति में उसका अपने परिवार के पास जाना भी विकल्प नहीं रह जाएगा। ये सुनकर मकबूल अपने और निम्मी की जगहों को मुकम्मल करने के रास्ते पर चल देता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बीचों बीच शक्ति हासिल करने की इस लड़ाई में मियां मकबूल सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार को सुरक्षा देने के लिए जो करता है वो करता है। उसके निर्णयों और हरकतों की वजह से एक सफल और कुख्यात गैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिल्म अपने बाहरी पहनावे में तो नाजायज प्यार और उसके पाक बनने की कोशिशों की कहानी है, पर उसके अलावा ये फिल्म अपराध बोध से जूझने, बेकार की हिंसा, नेताओं और अपराधियों के संबंध, चोर और सिपाही की कहानी, ज़मीर और बेईमानी की लड़ाई, मर्द और औरतों के रिश्तों और शायद कुछ हद तक हिंदू और मुसलमान रिश्तों की भी कहानी है। अब्बा जी के पूरे गैंग पर 3 तरफ से ग्रहण लगता है। पहले निम्मी के रूप में गैंग को अंदर से खाने वाला कीड़ा, फिर पुलिस वालों का बाहरी षड्यंत्रकारी हमला और फिर राजनीतिज्ञों द्वारा आखिरी सेंध। कहानी में जितनी हिंसा कैमरे के सामने नहीं है उससे ज्यादा हिंसा मन और राजनीति के खींचतान में दिखती है। परिवार का नाम तो कई बार लिया जाता है और यह भी दर्शाने की कोशिश की जाती है कि भले ये सब गुंडे हैं और खून खराबे की जिंदगी जीते हैं, पर इन सबका एक जमीर है। लेकिन ये जमीर कितना नाजुक है ये समझ में आ जाता है जब सबके सपने दांव पर लगते हैं। सब मकबूल को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि निम्मी के बहकावे में आकर उसने सबको बर्बाद कर दिया। लेकिन इसका दोषी इस कहानी का हर महत्वाकांक्षी पात्र है, पुलिस वाले पंडित और पुरोहित भी।
लेकिन सारी कहानी सिमट कर इस जगह खड़ी दिखती है जहां निम्मी ही वो कारण है जिसने इस मजबूत बंधन को खोखला बना दिया है। एक ऐसा गुंडों का परिवार जो कि एक दूसरे का ख्याल रखता था, जिसमें सब भाई भाई थे और जहां जुर्म करने के भी तरीके थे, उन सबको छोड़ वो अपने विध्वंस की तरफ चल देता है। फिल्म में फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की प्रसिद्ध अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर की छटाएं भी हैं। द गॉडफादर आज भी हॉलीवुड में बनी सबसे उम्दा फिल्मों में से एक मानी जाती है, लेकिन मकबूल की कहानी विलियम शेक्सपियर की सबसे जानी मानी त्रासदिया नाटक मैकबेथ से प्रेरित है। इस फिल्म में मैकबेथ का पात्र यानी मकबूल का असली संघर्ष भी सामने आता है और नजदीक जाकर देखने में कहानी और भी गहरी और दिलचस्प मोड़ लेती दिखती है। इस फिल्म की सबसे अनोखी बात यह है कि ये फिल्म जितने जवाब देती है उतने ही सवालों के साथ दर्शकों को छोड़ती भी है। सबसे पहला सवाल तो मन में ये आता है कि वो हिंदू पुलिस वाले पंडित और पुरोहित की भविष्यवाणी थी या फिर मियां मकबूल की खुद की आरजू जो इस गैंग के लिए मौत का ऐलान करती है। ये तो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि कहानी की शुरुआत ही होती है मुंबई की कुंडली से, और मुंबई की कुंडली के बाद से जब मियां मकबूल की कुंडली के बारे में पंडित और पुरोहित बात करते हैं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो मियां मकबूल को उस तरफ ढकेल रहे हैं जहां शायद वो अपनी इच्छा से ना जाए। ये तो समझ में आता है कि मकबूल जो है वो महत्वाकांक्षी है, वो अब्बा जी के साथ उसका जो रिश्ता है उसके जरिए वो कहीं पहुंचना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपनी ही लाइन में। ये समझने वाली बात है कि क्या वो अब्बा जी को कभी धोखा देता? शायद नहीं, या शायद हाँ। अब ये तो दर्शक देखें और खुद से समझें। असलियत में अगर आप शेक्सपियर की मैकबेथ नाटक पर भी ध्यान दें तो वहां पर भी वो 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी सुनकर ही ऐसी आरजू रखने लगता है कि वो जाके राजा को मार डालता है और खुद राजा बन जाता है। साहित्य की कक्षाओं में भी इस बात पर चर्चा होती रहती है कि क्या वो मैकबेथ की खुद की इच्छा थी या उसने चुड़ैलों की भविष्यवाणी सुनकर ये रास्ता चुना। दर्शक देखें, खुद फैसला करें। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि गुड्डू जो काका का बेटा है और एक हिंदू है, क्या उसका लीडर बनना पुलिस को ज्यादा गंवारा था बल्कि इसके कि एक मुसलमान गुंडा राज करता रहे? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हर सीन में जहां पंडित और पुरोहित हमें नजर आते हैं, हमें ये जरूर दिखता है कि वो किसी एक परिणाम की तरफ बाकी सभी पात्रों को ढकेल रहे होते हैं। उस परिणाम का हम लोगों को भी अंदाजा नहीं है, दर्शकों को भी अंदाजा नहीं है। शायद उस परिणाम के बारे में सिर्फ वो पंडित और पुरोहित ही एक दूसरे से बात करते हैं और उसका खुलासा किसी और के सामने होने नहीं देते। उनका जो पूरा एक षड्यंत्र है वो किस तरफ जा रहा है और वो किसके साथ वफादारी निभा रहे हैं वो हमें अंत तक पता नहीं चलता है। एक दो सीन्स में ये थोड़ा साफ होता है। जब पहली बार देवसुरे आता है और उसके सामने पंडित और पुरोहित की हाजिरी होती है तो एक पूरे गैंग का सफाया हो चुका है और अब मुंबई के ऊपर अब्बा जी का एक छत्र राज है। ऐसी परिस्थिति में देवसरे ये सवाल पूछता है पंडित से और पुरोहित से कि तुम थे कहाँ उस वक्त, और उनका जवाब ये आता है ड्यूटी पर थे। उस पर जब प्रश्न उठाया जाता तो वो कहते हैं सर ये आसान नहीं है कि एक गैंग खत्म हो गया और दूसरे को हम अकेले संभाल सकें। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा इस तरफ है कि इस पूरे गैंग को एक के बाद एक सफाया कर दिया जाए, धीरे धीरे इनकी शक्ति को खत्म कर दिया जाए। कभी कभी ही इसकी झलक देखने को मिलती है। जैसा आपने कहा शिवांगी, उनकी वफादारी किस तरफ है ये समझ में नहीं आती है। तो जैसे आपने सवाल पूछा था कि क्या एक हिंदू लड़के के राज में उनकी ज्यादा उन्नति होगी, इस उम्मीद के साथ वो ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, ये हमें नहीं पता। और ये सिर्फ हमारा अनुमान है कि हिंदू और मुसलमान का झगड़ा यहाँ पे हो रहा है। जरूरी नहीं है कि फिल्म बनाने वालों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि कीचड़ में कमल खिलने के समान क्या मकबूल और निम्मी का बच्चा गुड्डू और समीरा के घर में एक अच्छी और नई शुरुआत की तरफ इशारा है? हम लोगों ने फिल्म कई बार देखी और कई बार इस पर हमारी झड़प भी हुई कि वो बच्चा है किसका, क्या वो अब्बा जी का बच्चा है या मकबूल का बच्चा है। और कहीं ना कहीं दर्शकों को भी इसके बारे में थोड़ा सा शक रहता है। लेकिन एक सीन ऐसा मिलता है जहां पे निम्मी खुद से मकबूल से कहती है, ये बच्चा रोता रहता है, जब बच्चा उसके पेट में होता है तब की ही ये बात है, और मुझे सोने नहीं देता क्योंकि इसके बाप को हमने मारा था। आखिरी में जब हम देखते हैं कि गुड्डू और समीरा एक साथ उस बच्चे को अस्पताल से अपने साथ ले जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं उनको भी अंदाजा था कि ये बच्चा शायद अब्बा जी का है, लेकिन इस पे भी शक बरकरार रहता है। हम आखिरी में ये सोचने पर फिर से मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक अच्छी शुरुआत अब से होने वाली है।
एक और सवाल जो कि दर्शकों के मन में पैदा हो सकता है शुरुआत में ही, जब मुगल को ढूंढते हुए, जो कि दुश्मन गैंग का डॉन है, अब्बा जी के दो चेले या दाएं हाथ और बाएं हाथ कहे जा सकते हैं, काका और मकबूल, काका के बेटे गुड्डू के साथ एक गाड़ी में जा रहे होते हैं और मुगल का पता चलता है। मुगल का पता चलते ही मकबूल बोलता है मुगल को जा रहा हूं मैं मारने और तुम दोनों जाओ उसके बेटे को मारने, जिस पर गुड्डू तुरंत सवाल खड़ा करता है कि मुगल को मारने तू क्यों जाएगा, मैं क्यों नहीं जा सकता। यहाँ पे एक बार कहीं सोचने को मिलता है कि क्या गुड्डू को शुरुआत से ही मकबूल पे भरोसा नहीं था। जब वो मुगल के पास पहुंचते भी हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि मुगल धोखा किसने दिया हमें, तो मुगल बोलता है तू ही था वो। फिर से मन में वो शक पैदा होता है, तुरंत ही मुगल को मार दिया जाता है और कहानी आगे बढ़ जाती है, जहां पे हम निम्मी और मकबूल की प्रेम कथा देखते हैं। लेकिन जब मुगल मकबूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तू ही था जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है, तू ही भेदी था, उसके वजह से मन में एक शक जरूर पैदा हो जाता है कि मकबूल की ये जो इच्छा थी कि वो अब्बा जी की गद्दी हासिल कर ले, क्या वो उसको शुरू से उस रास्ते पर चला चुकी है और हम कहानी को कहीं बीच से देख रहे हैं। गुत्थियां जो हैं आपस में मिलते जाती हैं, समझ में नहीं आता सच्चाई क्या है कहानी की। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से काफी पेचीदा कहानी है और इसमें हर किसी के सोच को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर किसी के मन में कोई ना कोई छुपी हुई योजना है जिस राह पे वो चलना चाह रहा है, लेकिन एक दूसरे के मन के सोच को समझकर अपना रास्ता तय करते जाना वो भी बहुत बड़ी बात है। निम्मी बड़े तरीके से कर पाती है और वो मकबूल को अपने साथ खींच लेती है, इसलिए मकबूल भी उस राह पे बहुत आसानी से चल पाता है। हर तरह से ये कहानी एक नया रंग लाती है, मतलब हर किसी के दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो कहानी के अलग अलग रूप निकलते हैं। बिल्कुल। अभिनव, आपने पता नहीं इस बारे में सोचा कि नहीं, निम्मी और मकबूल जो पाप करने के इतने आदी हैं, जब वो एक पाक जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, कम से कम अपने रिश्ते में एक दूसरे के साथ, तब क्यों हर कोई उन्हें नकारा घोषित कर देता है? मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये कहना, जो कि फिल्म के आखिरी कई सीन्स में ये होता है, आखिरी कई दृश्यों में ये दिखाया जाता है कि हर कोई निम्मी को ही दोष दे रहा है। बिना किसी चीज का खुलासा किए हुए हम दर्शकों से ये कहेंगे कि एक सीन है फिल्म का जहाँ पे निम्मी अपना सिर मकबूल की गोद में रख के बार बार अपने मियाँ से, और ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि मकबूल का नाम भी मियाँ मकबूल है और निम्मी जब भी उसको बुलाती है तो मियाँ के नाम से बुलाती है, जिसका अर्थ एक और दृष्टिकोण से देखा जाए तो होता है पति। तो निम्मी जब मकबूल की गोद में अपना सिर रखे हुए है, वो बार बार मियाँ से पूछती है, मियाँ हमारा प्यार तो पाक था ना मियाँ। और उस वक्त दिल टूट जाता है कि इन सब चीजों के बीच में कुछ अच्छा शायद हो सकता था लेकिन हो नहीं पा रहा है। और आखिरी में उम्मीद तभी दिखती है जब मियाँ और निम्मी के बच्चे को समीरा और गुड्डू अपना लेते हैं। किसी बुजुर्ग ने कभी मुझसे बचपन में कहा था कि ये दुनिया में जितने भी जंग हुए हैं आज तक, वो सब किसी न किसी औरत की वजह से हुए हैं। और इस कहानी में भी कुछ इसी तरफ दर्शकों का मन जाता है कि ये सब निम्मी के कारण हुआ है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मैं भी नहीं, क्योंकि निम्मी तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, और जहां सारे पुरुष महत्वाकांक्षी है और अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां निम्मी भले ही बाहर जाके लोगों का खून खराबा ना करे, लेकिन उसको भी उतना ही हक है महत्वाकांक्षी होने का। बिल्कुल। और जहां लोग बाहर वालों का खून खराबा कर रहे हैं, वो भी जिसको अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ रहेगी आज से 6 महीने के बाद, जिसका दर्जा गिरते हुए दिखता है हमें अपने सामने, वो क्यों ना अपने दर्जे को संभाल के रखने के लिए कुछ करे। ये जैसा आपने कहा किसी बुजुर्ग ने कहा है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही आसान बात है, क्योंकि ये मैंने भी सुना है बड़े होते हुए कि जैसे कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ, द्रौपदी के साथ जो हुआ उसके बाद अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो क्या होता, और अगर उस चीज का बदला न लिया जाता पांडवों से तो उन्हें फिर जिंदगी में कुछ करने का हक था। उसके बाद से क्या वो किसी राज्य के अधिकारी बनते, और किस तरह के राज्य के अधिकारी बनते, उसकी प्रजा कैसी होती, उसकी सोच क्या होती। तो मेरे ख्याल से ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि मर्द हमेशा शायद औरतों को एक जरिया बनाते हैं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो फिल्म मियाँ के साथ निम्मी के पागलपन और पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की कहानी तो है ही, और इससे कोई भी अछूता नहीं रहता। फिल्म में एक डायलॉग है, पंडित और पुरोहित बार बार कहते हैं, मियाँ दरिया को घर में ना आने देना, और आखिरी में यही होता है। दरिया को घर में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश करते हुए जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब मकबूल दरिया के रास्ते बड़े खतरे के साथ समझौता कर लेता है। इससे उसके कफन की जो तैयारी पंडित और पुरोहित फिल्म के शुरुआत में ही करते हैं, उसे उसके जनाजे पर पूरी तरह से उड़ाकर फिल्म को खत्म कर दिया जाता है।
अब बात करते हैं शिवांगी अपने अपने पसंदीदा सीन्स के बारे में। मुझे एक वो सीन बड़ा पसंद है क्योंकि उसमें निम्मी का दिमाग किस तरह दौड़ता है उसका पता चलता है। जब समीरा और गुड्डू की शादी तय हो रही होती है, उनकी सगाई हो रही होती है और बॉलीवुड अभिनेत्री मोहिनी वो आई हुई है वहां पर एक नाच का प्रदर्शन करने। तो जब मोहिनी को रिझाने के लिए अब्बा जी ये बताने लगते हैं कि उनका बॉडीगार्ड जो है उस्मान उनका हर कहा मानता है, तब निम्मी मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें चुनौती देती है कि उस्मान कुछ भी कर ले पर शराब नहीं पिएगा, चाहे अब्बा जी उसे जितना भी क्यों ना कह ले। तो इस चुनौती को बहुत दिल पे ले लेते हैं अब्बा जी और वो उस्मान से जबरदस्ती शराब पीने को कहते हैं और उस्मान उनके डर से पी भी लेता है। अब जब उस्मान शराब की नशे में धुन होकर अब्बा जी के बेडरूम के बाहर सो जाता है, तब मकबूल को अपना रास्ता साफ दिखता है और वो उसी वक्त जाकर अपने आगे का रास्ता तय कर लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पंडित और पुरोहित के बाद शायद इस फिल्म में अगर दूरदर्शी कोई है तो वो निम्मी है और उसे हमेशा ये दिख जाता है कि 3 कदम आगे बाकियों से कैसे रहें। जब अभी पता भी नहीं है किसी को, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है, तभी निम्मी को पता चल जाता है कि गुड्डू और समीरा का प्यार हो चुका है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था तभी निम्मी को समझ में आ जाता है कि मोहिनी अब उसकी जगह पे आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं अपने एक पसंदीदा सीन के बारे में बात करूंगा। फिल्म के शुरुआत में शायद सबसे पहला गीत है फिल्म का वो गीत जो कि दलेर मेहदी ने गाया है, तू मेरे रूबरू। इस गीत के शुरू होने से तुरंत पहले निम्मी और मकबूल सड़क के किनारे एक दूसरे से अकेले मिलते हैं और एक दरगाह की तरफ जा रहे होते हैं। इस पूरे सीन में निम्मी किस तरह से मकबूल को वो चुनौतियां देती है जिससे उसका आगे का रास्ता साफ होता हुआ दर्शकों को दिखता है, ये बहुत ही रोमांचक तरीके से दिखाया गया है। एक तो निम्मी और मकबूल का प्यार जिसमें निम्मी बार बार बिना किसी डर के मकबूल को छेड़ रही है, ये सोचती भी नहीं है कि अगर अब्बा जी ने देख लिया तो क्या होगा। शायद उसे मरने से कोई अब डर भी नहीं है क्योंकि उसका रास्ता ही एक अलग हो चुका है। और मकबूल जो कि अभी भी सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि उसे प्यार हुआ भी है या नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो कितनी दूर तक उस प्यार के लिए वो जाने को तैयार है। इस सीन में और उसके बाद इस गीत में इन दोनों की जो खेल है जो कि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इस प्यार की मासूमियत भी दिखती है और इस प्यार के अंजाम तक भी हमारा दिमाग चला जाता है। मेरे ख्याल से ये फिल्म अगर एक किसी अभिनेता को बाहर निकाल के कहें कि ये फिल्म इसकी है तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म तब्बू की है। पूरी फिल्म के बीचों बीच ये एक अकेली औरत खड़ी है जिसने इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने बिना झिझक के जो परफॉर्मेंस दी है, जो अभिनय दिखाया है, ये हर फिल्म में हमें बार बार दिखता है। एक और सीन है इसमें अभिनव, जब हम पहली बार मकबूल और काका को पंडित और पुरोहित से बात करते हुए देखते हैं, तभी मुगल के गैंग को खत्म कर कर आ चुके हुए और उसके बाद वो पार्टी मना रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। ऐसा है कि अब्बा जी के रास्ते के कांटे हट चुके हैं और ये सब शराब पीकर दावत मनाकर एक दूसरे से मन की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। अब आदत से मजबूर पंडित जो है वो हर जगह कुंडली बनाने लगते हैं किसी न किसी की, और हाथ में जो आया उसी से कुंडली बनाने लगते हैं। आदत से मजबूर पंडित चखने से कुंडली बनाते हैं, कहीं पे काजू रखा है, कहीं पे मूंगफली रखा है, कहीं पे चना जोर गरम रखा है, और कहते हैं कि अब्बा जी का पतन का वक्त करीब आ रहा है और इसके बाद मकबूल ही उनकी जगह लेगा 6 महीने के अंदर। और ये सुनकर काका और मकबूल के चेहरे देखने लायक होते हैं। जहां काका कुछ डर से चौंक जाते हैं और हंस के बात को टालने की कोशिश करते हैं, मकबूल भी हंसता है, एक नर्वस सी हंसी हंसता है, शायद उसका प्लान पकड़ में आ गया। लेकिन हमें यह भी साफ दिखता है कि वो गहरी सोच में डूब जाता है। उसके बाद से उसी सीन में क्या होता है, सब छेड़ रहे होते हैं मकबूल को कि उसको तो किसी से प्यार हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रोमांस करने वाला बंदा है ही नहीं। लेकिन उसी सीन में तुरंत एक लड़की का फोन आता है मकबूल के पास कि तुम ठीक हो, और हमें कुछ कुछ समझ में आता है कि कहीं ये अब्बा जी की रखेल निम्मी तो नहीं है। और हमारे दिमाग के चक्कर जो हैं, पहिए जो हैं, वो घूमने लगते हैं। अब ऐसा देखिए, इस सीन में 4 महान अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पीयूष मिश्रा और इरफान अपनी अपनी कला का ऐसा कमाल दर्शाते हैं कि दर्शक इस सीन में खो जाते हैं। और गौर से देखें तो इन सभी के मन की बात हमें इनकी प्रतिक्रियाओं से कुछ कुछ पता चल जाती है। बहुत ही उम्दा सीन है। बहुत ही दिलचस्प बात मैंने पढ़ी कहीं, जब इरफान को इस फिल्म के लिए लिया गया उसके पहले कई बड़े कलाकारों के पास विशाल भारद्वाज गए थे और उनमें धीरे धीरे किसी ने मना कर दिया, किसी को रिजेक्ट कर दिया गया, और ऐसे करते करते इरफान पर आके सुई अटकी। और इरफान का पहला सीन जो शूट हुआ इस फिल्म के लिए वो था
यही ड्राइंग रूम का सीन जहां पे एनएसडी के सारे महारथी बैठे हुए हैं, वहां पे इरफान को देख के एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि वो नए कलाकार थे। वैसे ये बात सही है कि उन्होंने इसके पहले इंडस्ट्री में कई साल बिताए थे और पंकज कपूर के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ था, लेकिन इस सीन में उनके आत्मविश्वास की एक अलग ही मोहर देखने को मिलती है। ये बात भी हमें कहीं से पता चली कि अब्बा जी का रोल पंकज कपूर से पहले नसीरुद्दीन शाह जी को ऑफर किया गया था और नसीरुद्दीन शाह जी ने स्क्रिप्ट पढ़कर कहा कि वो अब्बा जी का रोल नहीं, पुरोहित का रोल करेंगे, क्योंकि क्या पता शायद वो अपने दोस्त ओमपुरी के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाह रहे हों जो पंडित का रोल निभा रहे थे, या फिर उन्होंने पहले डॉन का किरदार शायद निभाया हो और उन्हें इस वक्त एक भ्रष्टाचारी पुलिस वाले का रोल निभाने का मन किया हो, या फिर उन्हें पहले से ही समझ में आ गया था कि इस पूरे फिल्म के कठपुतलियों के डोर जो हैं वो पंडित और पुरोहित के ही हाथ में रहने वाले हैं। मैं अपने एक और पसंदीदा सीन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे पंकज कपूर के बारे में हमने बहुत कम बात की है। अगर किसी को स्क्रीन पे देख के डर लग रहा है इस पूरी फिल्म में, वो है अब्बा जी। और एक सीन ऐसा है जहाँ पे पंकज कपूर जो कि अब्बा जी का किरदार निभा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए केलकर आता है और केलकर की जबान थोड़ी सी, जिसे हिंदी में कहते हैं चमड़े की जबान है, फिसल जाती है। वैसे ही केलकर की जबान जो है चमड़े की थोड़ी ज़्यादा है, फिसलती ज़्यादा है। और इस सीन में अब्बा जी पान की गिलोरियाँ बना रहे होते हैं और केलकर को खाने के लिए कहते हैं। केलकर कहता है नहीं अब्बा जी, मैं पान नहीं खाता। और उसके बाद जो होता है मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सीन देखने लायक है। 1 सेकंड के अंदर धरती पलट जाती है। अब्बा जी के अंदर का जो खूंखार डॉन है, जो गुंडा है, जो इस गैंग का सरगना है, वो बाहर निकल के आता है और हमें पता चलता है कि इस छोटे कद के बड़े इंसान के अंदर कितना क्रूर इंसान छुपा हुआ है। इस सीन में भी पंकज कपूर, इरफान, पीयूष मिश्रा और ऐसे लोगों के अभिनय की जुगलबंदी है कि मतलब मन ही नहीं भरता है। इस सीन को कई बार देखा है हमने और हर बार ऐसा लगता है ये तीनों किस को चबाकर कैमरे के सामने निगल सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं है हमें। हम ये सोचने पे एक बार फिर से मजबूर होते हैं कि हम अपने सिनेमा से कितनी कम उम्मीद लगा के बैठे हैं, जब इतने दिलदार कलाकार हमारे सामने मौजूद हैं जो कि हमें कितना कुछ देने को तैयार हैं। रिलीज होने पर मकबूल फिल्म को दर्शकों ने हिट नहीं बनाया और अब भी बहुत कम लोगों ने इसे देखा है, लेकिन अगर हिंदी फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा तो इरफान का नाम सुनहरे अक्षरों में उसमें आएगा और ये फिल्म उन्हें एक मंझा हुआ कलाकार साबित करते हुए एक अच्छे सिनेमा की परिभाषा क्या होती है ये बयां जरूर करेगी। चमचमाते कलाकारों से सजी हुई ये फिल्म पंकज कपूर, टब्बू, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पीयूष मिश्रा के फिल्मी करियर में एक परचम होने के अलावा फिल्मी माध्यम की अनूठी मिसाल है। हर फिल्म के प्रेमी को ये फिल्म देखनी चाहिए और इससे समझना चाहिए फिल्म बनाई जाए तो ऐसी बनाई। गिलोरी खाया करो गुलफाम, जबान मीठी रहती है। बताइए आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी। हम जल्द ही इतिहास के पन्नों से एक और नायाब मोती लेकर हाजिर होंगे। शब्बा खैर, शुभ रात्रि। पर्दापार फिल्मी प्यार पॉडकास्ट ब्रेकफास्ट एट सिनेमा, जो 2014 से सिनेमा का ज्ञान और सिनेमा से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, की पेशकश है। यह पॉडकास्ट इस लक्ष्य की ओर एक और कदम है। हम हर उम्र और हर क्षेत्र के बच्चों और बड़ों के साथ कई विषयों पर काम करते हैं। सिनेमा के बारे में हमसे बात करने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्रेकफास्ट एट सिनेमा के नाम से और ट्विटर पर ब्रेकफास्ट एट सिने के नाम से ढूंढकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट breakfastatcinema.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के बारे में आपके विचार सुनकर हमें खुशी होगी। आभार। freemusicarchive.org, हुआनिटोस के गीत ऑक्टोपसी, एक्सोटिका और सोल वॉकिंग। लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन CC BY 4.0। पोस्टर बनाया गया है कैनवा पर। सिनेमा जगत से जुड़े हुए हर व्यक्ति के विश्वास और लगन से मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।